तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी? तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि इस सेंट्रल एशिया में, ठीक है, टर्किश एम्पायर का या तुर्क साम्राज्य का या गजनी साम्राज्य का फाउंडर कौन था? तो वो था अल्पतगीन। समझ में आ रही बातें? अल्पतगीन के बाद इसी का एक सेनापति कमांडर हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन जो 1977 में गजनी का राजा बनता है। ठीक है। और सुबुक्तगीन जो था, ये सुबुक्तगीन महमूद गजनी का पिता था। महमूद गजनी का ये पिता था, महमूद गजनी या गजनवी का। क्लियर है? तो फाउंडर हो गया अल्पतगीन। अल्पतगीन के मरने के बाद किसके हाथ में सत्ता आ गई? सत्ता आ गई सुबुक्तगीन के हाथ में। ठीक है, सुबुक्तगीन अगला राजा बना, और जो सुबुक्तगीन था, ठीक है, वो महमूद गजनी का पिता था, जो 1977 में गजनी का राजा बनता है। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाउंडर कौन था इस गजनी एम्पायर का? अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद जो सत्ता संभाली सुबुक्तगीन ने, सुबुक्तगीन जो था वो कौन था? वो इस महमूद गजनी का फादर था, पिता था, जो इस समय राजा बनता है। इन सेंट्रल एशिया में इन तुर्कों के पास दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो आयरन लोहा और एक घोड़े, जिसके दम पर इन्होंने एक बहुत तेज घुड़सवार सेना का क्या किया था? गठन किया था, और लोहे के बड़े मजबूत हथियार बनाए थे, जिसके दम पर ये आसपास के इलाकों में, साम्राज्यों में जाते और वहां जीत हासिल करते। तो बहुत तेज घुड़सवार सेना इन्होंने बना ली थी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो महमूद गजनी, उसका फादर का नाम, ठीक है, किस डायनेस्टी का था? ठीक है, यामनी डायनेस्टी का था। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? और महमूद गजनी जो है, अपने इस पिता के मरने के बाद महमूद गजनी जो राजा बना था, वो 1998 से लेके 1030 तक राजा रहता है। ठीक है, और सेंट्रल एशिया में शासन करता है। और इसी दौरान ये जो महमूद गजनी है, ये हिंदुस्तान पे 17 बार आक्रमण करता है। हिंदुस्तान में कितनी बार अटैक करता है? 17, यानी 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनी या गजनवी। एक इतिहासकार हुए हेनरी इलियट, तो हेनरी इलियट ने बताया था कि पहला तुर्क सफल आक्रमणकारी जो था, जिन्हें हिंदुस्तान पे एक ने, दो ने, कितने, 17 बार अटैक किए। तो किसने बताया था ये कि भारत पे 17 बार अटैक करने वाला कौन था? हेनरी इलियट। ठीक है, जिसने बताया कि महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर 17 बार अटैक किए थे। ये पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी था। ये क्यों आ रहा है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्यों आ रहा है। यहां पे एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को जीतकर अपने सेंट्रल एशिया में मिला लेना चाहता है? नहीं, इसका मेन उद्देश्य था यहां पे हिंदुस्तान में आने का, यहां से वेल्थ यानी धन दौलत को लूटना और इस्लाम का प्रोपेगेशन, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। यामनी उद्दौला भी इसको कहा जाता है, महमूद गजनी को यामनी उद्दौला भी कहा जाता है। ठीक है, यामनी उल मिल्लाह, यामनी उल मिल्लाह किसने उपाधि धारण की थी? यामनी उल मिल्लाह। ठीक है, यामनी उद्दौला भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये महमूद गजनी। अब यहां से जो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे कि अ, किसने, एक तरह से किसने भारत पर 17 अटैक किए? ठीक है, गजनी ने 17 अटैक किए। ठीक है, किसने ये बताया? हेनरी इलियट ने बताया। फर्स्ट सक्सेसफुल टर्किश तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी था। ठीक है, उसकी कौन सी डायनेस्टी थी? यामनी डायनेस्टी थी। ठीक है, और उसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, और इस गजनी डायनेस्टी का फाउंडर अल्पतगीन था। सेंट्रल एशिया से आने वाले ये लोग थे। और ये क्यों आ रहे हैं? महमूद गजनी हिंदुस्तान में क्यों आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो महमूद गजनी है, ये जो भारत में आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? ये भारत में आ रहा है धन के लिए, यानी वेल्थ के लिए आ रहा है। धन के लिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव है हिंदुस्तान में, क्या है? धन दौलत लूटना और सेंट्रल एशिया में एक बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करना।
यामिनी उल बिल्लाह की उपाधि ली थी, यामिनी उद दौला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें यहां तक? तो महमूद गजनी किस लिए आ रहा था हिंदुस्तान में? महमूद गजनी हिंदुस्तान में जो आता है, ठीक है, वो वेल्थ के लिए आता है, धन के लिए आता है। सेंट्रल एशिया का रहने वाला हो था कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी, क्लियर? तो ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और भारत से धन दौलत लूटने के लिए आता है। ठीक है, यामिनी उद्दौला, ठीक है, इसका टाइटल क्या था? ठीक है, यामीन उद्दौला, ठीक है, यामीन उद्दौला, ये यामीन उल बिल्लाह भी कहते हैं इसको, यामीन उल मिल्लाह भी कहते हैं, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह। तो ये टाइटल, ठीक है, किसके? महमूद गजनी के। कि महमूद गजनी को ये जो उपाधि थी ये किसने दी थी? ये अरब के जो खलीफा थे, ठीक है, बगदाद के जो खलीफा थे, उन्होंने ये टाइटल दिया था, बगदाद के खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने। खलीफा इस्लाम का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक गुरु, अल्लाह या खुदा का प्रतिनिधि। मोहम्मद वाज द फाउंडर, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी, मक्का मदीना से धर्म शुरू हुआ था। उनके मरने के बाद जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया उनको खलीफा बोला गया, कैलिफ या खलीफा। खलीफा जो होता है कौन? अल्लाह या खुदा का प्रतिनिधि। ठीक है, समझ में आ रही बातें? और इसका दूसरा मीनिंग, जो खलीफा है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नेता भी है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो अलग अलग टाइम पर खलीफा की पोस्ट पर अलग अलग लोगों को बैठाया गया था। ठीक है, अल कादिर बिल्लाह थे, बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह थे, अल कादिर बिल्लाह, जिन्होंने ये टाइटल दिया था किसको? महमूद गजनी को। ठीक है, और जो महमूद गजनी था, ठीक है, सुल्तान आजम, महमूद गजनी जो था ना, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम रूलर था। सुल्तान आजम, सुल्तान आजम। तो सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी पहला मुस्लिम रूलर था जिसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। ठीक है, कि यामीन उल उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह किसका टाइटल था, किसने दिया था? बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, उन्होंने ये टाइटल उनको दिया था। ठीक है, पहला मुस्लिम रूलर कौन था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया या सुल्तान आजम का टाइटल लिया था? ठीक है, तो महमूद गजनी किस डायनेस्टी का? यामिनी डायनेस्टी का। क्लियर है? और इसने 17 बार अटैक किए, और इसके आक्रमण जो थे महत्वपूर्ण आक्रमण, उनमें सबसे पहला जो शिकार होता है वो कौन था? वो हुआ था एक हिंदू शाही रूलर था। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे इधर, ठीक है, इधर आप देखिए यहां पे, तो इधर ये काबुल, ठीक है, और ये पंजाब वाला जो इलाका है, यहां का एक हिंदुस्तान का राजा था जिसका नाम था जयपाल। ठीक है, जयपाल हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था, हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था जयपाल। ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था जयपाल, जिसके ऊपर 1001 में महमूद गजनी ने अटैक किया था। तो महमूद जो गजनी था, ठीक है, इसने भारत पर 17 बार अटैक किए, 1001 से लेकर 1027 के बीच में। और सबसे पहला जो शिकार बना था इसका जयपाल, जो हिंदू शाही वंश का राजा था, जिसका साम्राज्य पंजाब और इधर काबुल अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो 1001 में इस जयपाल को गजनी ने क्या कर दिया? गजनी ने इसको हरा दिया। ठीक है, और ये काबुल और ये जो इलाका है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो जयपाल की हार हुई। ठीक है, और
जयपाल को महमूद गजनी ने हरा दिया, 1000 के पे अटैक हुआ और काबुल और उसका आधा साम्राज्य किसने, गजनी ने अपने कब्जे में ले लिया। और जयपाल इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता है और 1002 में आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कौन, जयपाल। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद महमूद गजनी, इस पे पहला अटैक हुआ, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनी इधर, ये मुल्तान, 1004 के करीब महमूद गजनी मुल्तान पर कब्जा करता है, ठीक है। और मुल्तान में जो थे करमाथी मुस्लिम थे, करमाथी मुस्लिम दाऊद फतेह, करमाथी या करमाती मुस्लिम दाऊद फतेह, इसको हराकर मुल्तान को जीत लिया। समझ मारी बातें। अगला जो अटैक हुआ था महमूद गजनी का, वो हुआ था मुल्तान के ऊपर और 1004 के करीब मुल्तान को जीत लिया और यहाँ का जो राजा था करमाथी मुस्लिम था दाऊद फतेह, जिसको हरा दिया गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। और उसके बाद महमूद गजनी से जो अगली जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ी थी किसने, 1008 में, 1008 में जो लड़ी थी आनंदपाल, जो था जयपाल का बेटा आनंदपाल, आनंदपाल, जयपाल का बेटा आनंदपाल था, जिसने महमूद गजनी से लड़ाई लड़ी, ठीक है। भारत के कई राजपूत राजाओं ने इसे मदद देने की बात कही थी, मदद का आश्वासन दिया था। और आनंदपाल जो है, ठीक है, वह हिंद, ठीक है, वह हिंद की लड़ाई लड़ता है, वह हिंद के मैदान में वह हिंद की लड़ाई लड़ता है, ठीक है। वह हिंद की लड़ाई पेशावर के नजदीक, ठीक है। लेकिन यहां पर हार जाता है, ठीक है। जिस हाथी पे बैठकर आनंदपाल लड़ रहा होता है, वो हाथी गुस्से में आ जाता है और युद्ध के मैदान से इस आनंदपाल को लेके भाग जाता है और जीत जाता है कौन, महमूद गजनी। तो 1008 में आनंदपाल जो जयपाल का बेटा था, इसने वह हिंद की लड़ाई या पेशेवर की लड़ाई में गजनी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आनंदपाल की हार होती, आनंदपाल हार जाता है और गजनी जीत जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये जो इनका एम्पायर था हिंदूशाही डायनेस्टी, ये धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और फिर गजनी को ये लोग रोक नहीं पाए। तो इस तरह सेंट्रल एशिया से आप देखोगे ये इलाका लगभग लगभग गजनी का होता जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद महमूद गजनी जो अगला अटैक करता है लगभग 1010 के करीब नगरकोट पे अटैक करता है, नगरकोट, ठीक है, नगरकोट पे अटैक करता है और वहां के मंदिरों को लूटता है। क्यों? क्योंकि मंदिरों में इस समय अथाह धन संपत्ति जो थी वो क्या है, इकट्ठी हो चुकी थी। मंदिरों में काफी धन दौलत था, जिसकी वजह से महमूद गजनी ने जो टारगेट बनाया था इसी को बनाया था, यानी उसे धन दौलत चाहिए, चाहे वो मंदिर में मिले चाहे वो राजा के घर में मिले, ठीक है। तो 1010 के करीब नगरकोट, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया, मंदिरों को लूटा, धन दौलत लिया, ठीक है। उसके बाद महमूद जो गजनी है और आगे बढ़ता है और 1014 में थानेश्वर, हरियाणा में, थानेश्वर हरियाणा में अटैक करता है और यहाँ पे थानेश्वर में चक्रस्वामी के मंदिर को लूटता है, चक्रस्वामी के मंदिर को लूटा और यहां से चक्रस्वामी की मूर्ति को उठाकर अपने देश गजनी ले जाता है और उसको मैदान में रखवा देता है। तो 1014 में थानेश्वर हरियाणा में, ठीक है, चक्रस्वामी की मंदिर को लूटता है और यहां से मूर्ति को उठाकर अपने देश गजनी ले जाता है। और इसके बाद महमूद गजनी जो है एक के बाद एक और अंदर तक क्या है, गंगा घाटी में प्रवेश करता है, ठीक है। 1016 से लेके 1018 के करीब महमूद गजनी ने मथुरा, ठीक है, समझ मारी बातें, बुलंदशहर, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है, मथुरा, बुलंदशहर, ठीक है, उसके बाद कन्नौज, ठीक है, बनारस, एक के बाद इन मंदिरों को लूटता है। क्लियर है? तो इस तरह से महमूद गजनी जो था, ठीक है,
1016 से 18 के बीच में बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ब्रज, कन्नौज और बनारस तक के इलाकों को लूटता है। और उस समय कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का वंश जो था राजा राज्यपाल था, ठीक है, राज्यपाल था। और महमूद गजनी को सिर्फ और सिर्फ इधर जम्मू कश्मीर में उसने अपने एक बार सेना भेजी थी, ठीक है, 1600 के 1016 के करीब, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर में सफलता नहीं मिली थी, वहां का मौसम प्रतिकूल था। बाकी और जो इलाके जहां पर उसने अटैक किया वो एक के बाद एक वो जीतता चला गया था। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद उसका मुकाबला होता है विद्याधर से, चंदेल वंश का राजा था, बुंदेलखंड चंदेल, वहां का राजा था विद्याधर, ठीक है, 1018 के बाद, लगभग 1018 के करीब, ठीक है, 1018 के करीब महमूद गजनी जो है चंदेल वंश के राजा, ठीक है, विद्याधर से लड़ने के लिए आता है। चंदेल, बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, चंदेल वंश का जो राजा था कौन था? विद्याधर था, जिसने कुछ राजाओं का ग्रुप बनाकर 1018 के करीब किससे? गजनी से लड़ने के लिए अपनी सेना को युद्ध के मैदान में लेकर आते हैं। लेकिन युद्ध इन दोनों के बीच में हो नहीं पाता है, समझौता हो जाता है और जो है गजनी वापस लौट जाता है। तो विद्याधर एक ऐसा राजा था जो गजनी से नहीं हारा था। चंदेल वंश का राजा था, बुंदेलखंड चंदेल, ठीक है, यहाँ का राजा था। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो इस तरह से महमूद गजनी जो है एक के बाद एक हिंदुस्तान के कई सारे इलाकों में घुसकर एक के बाद वहां के राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। महमूद गजनी का जो सबसे फेमस जो अटैक हुआ था, ठीक है, वो हुआ था कहां पर? सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ये बातें हैं कब की? ये महमूद गजनी का 16वां अटैक था 1025 में। महमूद गजनी का सबसे फेमस, प्रसिद्ध और बड़ा जो आक्रमण हुआ था वो 1025 में, सोमनाथ मंदिर गुजरात। समझ में आ रही बातें? तो मंदिर को लूटा जाता है और जी भर के धन दौलत लूट के लेके यहां से गजनी चला जाता है। और गजनी जो आया था सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से जो आया था, वो रेगिस्तान के इलाके से बड़े ही गुप्त तरीके से योजना बना के आया था। और उसने कानों कर कुछ राजपूत राजाओं को, आसपास के राजाओं को खबर ही नहीं लगने दी। और यहाँ पर लोग लड़ते हैं, जो सेना थी, लेकिन हार जाती है सेना। और जिस समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 में अटैक हुआ था, डेट भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डेट भी आती है, एग्जाम में डेट भी आती है कि महमूद गजनी का सबसे फेमस जो अटैक था वो कब हुआ था? 1025 में। वो कहां पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ था, ठीक है। 16वां अटैक था ऑर्डर में। कौन सा अटैक था? 16वां अटैक था, क्लियर। और उस समय वहां का जो राजा था, चालुक्य वंश का राजा था गुजरात में। कौन सा था? चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था, चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है, जिसका नाम था भीम फर्स्ट या भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव फर्स्ट या भीम फर्स्ट। गुजरात का चालुक्य वंश का राजा था, जिसके समय 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर महमूद गजनी का अटैक होता है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, यहां तक समझ गए इतना? मंदिर को जी भर के लूट के लेके धन दौलत ले गए। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वेल्थ महमूद गजनी ने कहां से लूटा था? तो वो लूटा था उसने सबसे ज्यादा वेल्थ कहां से? सोमनाथ मंदिर गुजरात से। यहां से लूट के लेके जा रहा होता। और सिंध के पास, इधर आप देखोगे ना, सिंध है इधर, तो गुजरात से ऊपर थोड़ा जाओगे, आज पाकिस्तान में है सिंध, तो सिंध के पास, ठीक है, पाकिस्तान सिंध के पास, तो जाटों ने महमूद गजनी का रास्ता रोक लिया। किसने? जाटों ने। और कुछ धन दौलत जाटों ने छीन लिया। जब महमूद गजनी यहां से लूट के जा रहा है, सिंध के रास्ते होके जा रहा था, तो जब सिंध के आसपास पहुंचता है तो महमूद गजनी पर जाटों ने अटैक कर दिया और कुछ धन दौलत उससे छीन लिया। महमूद गजनी ने उड़ने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बचाते हुए खजाने को अपने देश पहुंच जाता है सेंट्रल एशिया। और जो उसका लास्ट अटैक था, ठीक है, महमूद गजनी का जो लास्ट अटैक था वो जाटों के खिलाफ ही था। कब? 1027 में। उसका जो 16वां अटैक था, 17वां अटैक था 1027 में, गजनी के खिलाफ था, जाटों के अगेंस्ट था। उन्हीं जाटों को वो दंड देने के इरादे से आया था जिन्होंने उसका रास्ता रोका था और कुछ धन दौलत उसने छीन ली थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है, कि महमूद गजनी ने अपना अंतिम अटैक
किसके अगेंस्ट किया था? तो जो सिंध में जो जाट थे जिन्होंने उसका रास्ता रोका था, तो सेंट्रल एशिया से आता है महमूद गजनी, ठीक है। शत्रु अटैक करता है 1027 में, किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ, और जाटों की हार होती है और महमूद गजनी चला जाता। महमूद ने कहा था कि हमने दुनिया को लूटा, उल्टा जाटों ने हमें ही लूट लिया, ठीक है। और फिर अपनी उस हार का बदला लेता है और महमूद गजनी जाटों को हराकर चला जाता है, और वहां पर बाद में फिर 1030 में महमूद गजनी की डेथ हो जाती है। महमूद गजनी की डेथ हो जाती है 1030 में गजनी। उसके मरने के बाद उसके बेटों ने शासन किया, और धीरे धीरे फिर सेंट्रल एशिया से इस गजनी डायनेस्टी का क्या हो जाता है? दी एंड हो जाता है गजनी डायनेस्टी का। यहां तक बात समझ में आ रही है? हिंदुस्तान के पंजाब वाले इलाके को इन गजनवियों ने, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया था। बाकी और हिंदुस्तान के किसी इलाके को वो क्या है, जीत नहीं पाई, या ये भी कह सकते हैं कि वो उन इलाकों को जीतना नहीं चाहता था, क्यों? उसका इरादा इधर आके बसने का नहीं था। हिंदुस्तान को जीतकर गजनी अपने सेंट्रल एशिया में मिलाना नहीं चाहता था, ठीक है। एक पैर जमाने के लिए उसने पंजाब को जरूर जीत लिया था, बाकी और इलाके में तो उसने अटैक कर कर यहां से जी भर के धन दौलत लूटा। उसका मुख्य इरादा धन दौलत। वो क्या करता, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, वो सर्दियों के मौसम में क्या करता था? अटैक किया करता था। सितंबर अक्टूबर में वहां से चलता, यहां पे अटैक करता, और यहां से अपना मार्च अप्रैल में यहां से सर्दियों में आता, अटैक करता, और मार्च अप्रैल से यहां से निकल जाया करता था। क्यों? क्योंकि फिर गर्मी के मौसम में बारिश, गर्मी का मौसम, बारिश शुरू हो जाती, जिसके बाद नदियों को पार करना उसके लिए बड़ा ही असंभव हो जाता। तो क्योंकि बारिश के मौसम में इधर सिंधु है, उसकी 5 सहायक नदियां हैं, उनको पार करना बड़ा असंभव था। इसलिए महमूद गजनी समय के अनुसार आता और सर्दियों में अक्सर यहाँ पे अटैक करता, और बारिश और गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले यहाँ से चला जाया करता था। तो इस तरह के तरीके, फिर वहां जाता सेंट्रल एशिया में, अपने दुश्मनों के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ता, उनको हराता, और फिर हिंदुस्तान आता। तो इस तरह से उसने एक तरीका अपनाया। समझ में आ रही बात है? यहां से धन दौलत लूट के, रिसोर्सेज लूट के लेके जाता, वहां अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ता, फिर इधर आता, ठीक है। तो ये गजनी को जो सफलता नहीं मिली थी जम्मू कश्मीर में, वहां क्योंकि वहां का मौसम उसके प्रतिकूल था। बाकी एक और जो राजा उससे नहीं हारा था वो था विद्याधर, चंदेल वंश का राजा, महोबा बुंदेलखंड चंदेल वाला इलाका। बाकी और इलाकों में जहां भी गया उसको सफलता मिलती चली गई, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको देखने से लगेगा भाई ये तो हिंदू मुसलमान के झगड़े, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर लूटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। कैसे नहीं है, कैसे पता चला ऐसा नहीं है? ऐसा इस वजह से पता चलता है क्योंकि गजनी की सेना में बहुत सारे हिंदू लोग थे, और उन हिंदुओं को उसने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की आजादी दे रखी थी। कई सारे हिंदू उसकी सेना में सेनापति थे, उन्हीं में से एक तिलक नाम का हिंदू उसकी सेना का सेनापति था। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? तो इन बातों से पता चलता है कि युद्ध हमेशा दो राजाओं के बीच में होते थे, धन दौलत को लेकर, साम्राज्य को लेकर, एम्पायर को लेकर। और सहारा तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो धर्म का सहारा लिया जाता था लड़ाई जीतने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। आज भी देश में राजनीतिक पार्टी धर्म का सहारा लेती है, तो चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। ये कोई धर्म युद्ध नहीं थे, हिंदू मुसलमान की बिल्कुल लड़ाई नहीं थी, राजाओं के बीच की लड़ाइयां थी, ठीक है। समझ में आ रही बातें? बहुत सारे हिंदू उसकी सेना में भर्ती थे, कई सारे लोगों को उसने सेनापति बना रखा था। जिस इलाके को वो जीत लिया करता था उस इलाके में उसने कई सारे हिंदुओं को वहां का सेनापति भी बनाया था, और अपनी सेना में जो हिंदू भर्ती किए थे उन हिंदुओं को पूजा पाठ करने की उसने आजादी दे रखी थी। भारत में इसको, महमूद गजनी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, लुटेरा या मूर्ति तोड़ने वाला। क्योंकि भाई उस देखो उसका इरादा है धन दौलत, तो मंदिर में धन दौलत मिल रही है, वहां से धन दौलत ले रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा धार्मिक रूप से अपनी सेना को या कुछ लोगों को खुश करने के लिए मंदिरों को तोड़ दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसका ये नहीं है कि ये मुसलमान हिंदू, वो तो एक तरह से अपनी राजनीतिक रूप से चीजों को करने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक। तो महमूद गजनी जो था उसको क्या बोला जाता है? उसको बुत शिकन भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी उसको कहा जाता है, बुत शिकन, मूर्ति भंजक या बुत शिकन, ठीक है। तो भारत में उसको मूर्ति भंजक या बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बातें? हाँ जी, ठीक है। तो ये कुछ बातें। अब इसके बाद देखिए महमूद गजनी के दरबार में कुछ एक से एक बड़े फेमस विद्वान और स्कॉलर्स रहा करते थे। उन्हीं में से एक
उसके दरबार में रहने वाले एक स्कॉलर था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी था, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? खीवा। खीवा उज्बेकिस्तान में पड़ता है, मध्य एशिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान में पड़ता है खीवा, वहां का रहने वाला एक विद्वान था ये जो गजनी के कोट में रहता है, ठीक है। इसको अब्बू रेहान भी कहा जाता है। क्या बोला था इसको? अब्बू रेहान भी कहते हैं, ठीक है। इसको अब्बू रेहान भी कहा जाता है, अबू रेहान, ठीक है। खीवा का रहने वाला एक स्कॉलर विद्वान था जो गजनी के दरबार में रहता था और गजनी के साथ ये भारत आया था। कहाँ आया था ये? भारत आया था गजनी के साथ। और ब्राह्मणों से इसने संस्कृत सीखी थी। और ये कहता है, एक स्टेटमेंट देता है भारतीय लोगों के बारे में कि भारतीय लोग बड़े घमंडी हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जैसा देश कहीं दुनिया में देश नहीं, हमारे जैसे राजा कहीं दुनिया में राजा नहीं, ठीक है। और हमारे जैसा ज्ञान विज्ञान दुनिया में कहीं कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। और वो ज्ञान का लेना देना या आदान प्रदान भी करना नहीं अच्छा समझते हैं। इस तरह का कोई स्टेटमेंट आए तो वो अलबरून ने भारतीयों के बारे में दिया है। तो अलबरून यहाँ पर बहुत सालों तक रहता है, संस्कृत सीखता है, ठीक है। समझ में आ रही बातें? क्लियर यहां तक? गीता और पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम था कौन? अलबरूनी, जिसने गीता और पुराणों को पढ़ा था, ठीक है। गीता और पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम। समझ मारी बातें? तो महमूद गजनी ने यहाँ के समाज, ठीक है, यहाँ का कल्चर संस्कृति, ठीक है, यहाँ के इकोनॉमी सिस्टम, यहाँ के दर्शन, ठीक है, यहाँ के पेड़ पौधे फसल मौसम के बारे में, ठीक है, बहुत कुछ लिखा है। और महमूद, ये जो गजनी के दरबार में रहने वाला जो अलबरूनी था, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद, इसका दूसरा नाम तहकीक हिंद भी है, तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद एक पुस्तक थी जो अलबरूनी ने लिखी थी, ठीक है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, समझ मारी बात है? जिसमें ये जो भारत है इस समय 1000 वाला जो टाइम चल रहा है, उसके भारत के बारे में, यहाँ का सोसाइटी समाज, ठीक है, यहाँ का दर्शन शास्त्र, यहाँ की फिलॉसफी, यहाँ का विज्ञान, यहाँ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, मौसम जलवायु पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पर इस किताब में लिखा हुआ है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और अरबी भाषा में लिखी गई थी पुस्तक। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझे? समझ हमारी बात है? ठीक है, चलिए। इसके बाद कई सारे और विद्वान थे जो महमूद गजनी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। उन्हीं में से एक विद्वान हुआ जिसका नाम था उत्बी, ठीक है। ये उसका दरबारी इतिहासकार था, ये उसका दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। उत्बी उसका इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार है उसका। जिसने किताब लिखी है, किताब जिसका नाम था तारीख यामनी, तारीख यामनी, या इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है किताब यामनी, किताब ए यामनी। क्लियर है? समझे आप इतना? ठीक है। एक ख्वाजा अहमद था, ख्वाजा अहमद, ठीक है, ख्वाजा अहमद, ये गजनी का वजीर था। ख्वाजा अहमद ये गजनी का वजीर था, महमूद गजनी का ये वजीर था, ठीक है। एक तफ वेहाकी, एक कौन था? वेहाकी था, ये भी एक इतिहासकार, एक लेखक है, राइटर है, वेहाकी, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख सुबुक्तगीन। कौन सी बुक लिखी है इसने? तारीख सुबुक्तगीन, तारीख सुबुक्तगीन लिखी है इसने, तारीख सुबुक्तगीन लिखी है, ठीक है। एक और विद्वान उस दरबार में रहने वाले जिसका नाम था
फिरदौसी, क्या नाम था? फिरदौसी, फिरदौसी। फिरदौसी गजनी के दरबार में रहने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान था, फारसी का बहुत बड़ा विद्वान, जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। शाहनामा फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, जिसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। फारसी का होमर या पूर्व का, इसको होमर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा लेखक कवि था फारसी भाषा का, तो इसको पूर्व का होमर या फारसी का होमर भी कहा जाता है। फिरदौसी जिसने बुक लिखी है शाहनामा, गजनी वंश और गजनी के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ गए? एक और था तूसी, उसके दरबार में एक और विद्वान था, ठीक है, तूसी। ये भी उसके दरबार रहने वाला एक विद्वान था, तूसी। ठीक है, तो ये गजनी के दरबार में कोर्ट में रहने वाले कुछ फेमस स्कॉलर्स और विद्वान थे। ठीक है, समझ रहे हैं? गजनी के दरबार में रहने वाले कुछ फेमस स्कॉलर और विद्वान थे, जिन्होंने ये कुछ अलग अलग किताबें लिखी और जो अपने अलग अलग काम के लिए जाने जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से आगे की जो कहानी है, ठीक है, आप देखिए कि सेंट्रल एशिया में जैसे महमूद गजनी की डेथ होती है, ठीक है, सेंट्रल एशिया आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में, ठीक है, जो गजनी था उसकी 1030 में डेथ हो जाती है। और जो कभी नाम था महमूद गजनी का सेंट्रल एशिया में, ठीक है, या गजनी एम्पायर था, गजनी साम्राज्य था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, और गजनी के बाद जो उसके बेटे थे वो सब कमजोर साबित होते हैं और वो संभाल नहीं पाए सत्ता को। समझ में आ रही है बातें यहां तक? ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो महमूद गजनी की तो डेथ हो जाती है, इसके बाद जो उसके बेटे आते हैं वो सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं, और फिर क्या है, ये गजनी वंश सेंट्रल एशिया से समाप्त हो जाता है। और गजनवियों के पतन के बाद सेंट्रल एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में फिर एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम था गौरी डायनेस्टी। तो ये मेडिवल इंडिया है, ठीक है, इसमें आप जो बात करते हैं हम इसके लिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए, मेडिवल इंडिया पीजीटी हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इसमें टर्की से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तुर्क आक्रमणकारी जो हुए थे, ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी, समझ रहे हैं? हाँ जी। तो इस तरह से गजनवियों का दी एंड हो जाता है और उसके बाद फिर जो अगली डायनेस्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक किया और फिर कंट्रोल भी किया, वो थी गौरी डायनेस्टी। कौन सी थी इसके बाद? गौरी डायनेस्टी थी, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ, एक और, कि जो महमूद गजनी था ना, इसने भारतीय सिक्के ही अपनाए थे, ठीक है, मतलब जिस तरह से भारत में जो सिक्के चलते थे उस समय, उसी ढंग के इसने भारतीय सिक्कों का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उनको दिल्ली वाला कहा जाता था, ठीक है, दहली वाल या दिल्ली वाल। तो गजनी ने, ठीक है, दिल्ली वाला नाम के सिक्के चलाए थे, या दहली वाल भी कह देते हैं इनको, ठीक है। तो गजनी ने भारत में भारतीय ढंग के जो सिक्के थे वो चलाए थे, जिनको दिल्ली वाला या दहली वाल सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, समझ गए? जो लगभग 56 ग्रेन का होता था, कितने का? 56 ग्रेन का होता था। तो ये क्वेश्चन आएगा है, पहला तुर्क शासक कौन हुआ जिसने भारतीय ढंग के सिक्कों का इस्तेमाल किया है, या दिल्ली वाला या दहली वाला नाम के सिक्के किसने चलाए थे? तो महमूद गजनी ने ही चलाए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो छूटेंगे नहीं, ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, मेडिवल हिस्ट्री, और फिर आगे की बात करते हैं। इसके बाद गौरी डायनेस्टी हम पढ़ेंगे और उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।